हेलो दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम आज करने वाले हैं घटना चक्र, जो कि इतिहास का है, पूर्वावलोकन जो आता है, समान अध्ययन। ठीक है, उसको करेंगे। और ये अभी लेटेस्ट वाला है, भारतीय इतिहास को हम देखेंगे। और उसमें हम क्या देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, वो सब कवर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, नवीनतम संस्करण है, उसको हम करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप चैनल पर अगर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस पे जुड़कर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, मतलब वो क्या थे? वो थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश अनुसार वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। मतलब वो पुरातत्वविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, तो इसलिए इसमें ए और बी दे रखा है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और विकल्प दोनों हो सकते हैं। मतलब ये दोनों हो सकते हैं इसका विकल्प। ठीक है, तो क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। वो कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब आगे चलते हैं। कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इस थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कस्य और लोह जो युग त्रियुगीय विभाजन में क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहार्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बॉर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? मतलब ये किस क्षेत्र में कार्य करते थे ये सारे लोग? तो ये करते थे पुरातत्व उत्खनन में, ये लोग थे। ये IAS पीरी में 2023 में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस से, देख सकते हैं आप। अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहार्ट और रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बार्गेस और वॉल्टर इटालियन पुरातत्व उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। तो ये लोग एक तो पुरातत्व उत्खनन थे और ये अधिकतर दक्षिण भारत में इन्होंने अधिक काम अपने किए हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वीडियो है और आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं ये। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF प्राप्त करके आप खुद भी इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो ऊपरी पाषाण काल में शुरू हुआ था। माफ़ कीजिए, ऊपरी नहीं, मध्य पाषाण काल में। ये ऊपरी तो ऐसा कोई पाषाण काल मैंने सुना नहीं है, ऐसा तो ऐसे दे रखा है जो। और ये यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में पूछा जा चुका है। और आपने कभी ऐसा इस नाम सुना हो, ऊपरी एवं पाषाण काल, तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये नाम ना मैंने कभी सुना है और ना शायद आगे सुनूंगा। बाकी आप एक बार कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कभी सुना है क्या। तो इसका आंसर होगा डी। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आजमगढ़, जो कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, तथा बागौर भीकड़वाड़ा, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। और हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे कि वीडियो जितनी भी लंबी हो, हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आई थिंक 50-60 के आसपास हैं, 50 के आसपास ही है, 50 से कम ही है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं है। मध्य पाषाण कालिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आदमगढ़। ये यहाँ पर यही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, आदमगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया। अब देख रहे हैं 2006 में मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसी से जुड़ा ये सारे फैक्ट है, और उसी में से फैक्ट को पूछ लिया 2008 में यूपीपीएस स्पेशल में। तो इससे पता लगता है कि जो PYQ है वो कितने महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। ठीक है, हमारे प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ आप PYQ जरूर देखें।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें भी सी और डी में दोनों जगह महदहा से और सराय नहाय से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान में निवास में बांटा था। बूचड़खाना संकुचन क्षेत्र की हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहाय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि वहाँ औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, औजार और वैसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ भी इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन यहाँ से ये है, दोनों हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा था, उसके बाद फिर से 2013 में यूपी आरओ एआरओ से में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और आरओ एआरओ भी क्वेश्चन एग्जाम आने वाला है। अभी तो प्रस्तावित 22 दिसंबर को है, 22 या 28 दिसंबर को है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। और ये यूपी जो आरओ एआरओ का है वो एग्ज़ाम टलेगा वैसे, क्योंकि यूपीपीसीएस जो प्री है वो दिसंबर में शायद हो। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखेंगे, जो ऑफिशियल नोट आएगी उस पर बाद में बात करेंगे। निम्नलिखित में से मध्य पाषाणकालीन स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखते हैं, नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, माफ़ कीजिए, माधा ये नहीं है। उसके बाद यहाँ भी नहीं है। इन दोनों में से कोई पहले आता है, चलिए देखते हैं अभी। सी 4, चौथा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चौथा मदहा। हाँ, मदहा आता है पहले। ठीक है, मदहा आता है पहले, मदहा। उसके बाद मदहा के बाद आता है लेखैया। उसके बाद आता है लेखैया के बाद आता है, यहाँ देख लेते हैं, लेखैया। फिर उसके बाद पैसरा, फिर वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में जो है ये आते हैं। ठीक है, तो इस पर उसका क्रम सही है। ठीक है, मदहा, लेखैया और फिर पैसारा। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में वीर भानुगा। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से पाए गए हैं? तो ये दमदमा से पाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नहर और राय और महदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में 5 सावधान युग्म शाश्वत है और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो शेष सावधानों में 1 कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। प्लीज़ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको बताई जाती हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने से एक बेस बना रहता है, ताकि और इससे हमें मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि हमें इतने लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रैक्टिकल होना है, उनके लिए कंटेंट लेके आना है। ठीक है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। खगानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की कहाँ की गई थी? नवपाषाण काल में की गई थी। खगानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, जो कृषि कार्य है उससे परिचित हुआ। कर्म मतलब कार्य। ठीक है, कृषि कार्य से परिचित हुआ मानव। भारत में मानव ने सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं नर्मदा घाटी में मिलते हैं। यूपीपीसी 2006 में पूछा जा चुका है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा, जो कि सीहोर के मध्य प्रदेश में है, प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। प्रथम मानव निवास भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने ऊपर देखा, नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। 66 बीपीएससी एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम नर्मदा से प्राप्त हुआ है।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो जौ था। आधुनिक मानव समाज के द्वारा मुख्य रूप से 8 खानों पर उपभोग किया करता था: जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जाई। ये आप लोग जो गांव से होंगे वो इन सब के नाम लगभग पता होगा सबको, ठीक है। अनाजों के पौधों में विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्होंने बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव का उपयोग किया, मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। उसके बाद या लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूँ भी उगाया जाने लगा। मतलब सबसे पहले जौ उगाया गया, उसके बाद गेहूँ भी उगाया जाने लगा। कहाँ पर? ये भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया जो है वहाँ पर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। ये 2012 क्वेश्चन आ चुका है, 2004 और 2008 में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान कौन सा है? मेहरगढ़ है, जो कि आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा, जो कि प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 65,000 ईसा पूर्व के चावल 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है उपयुक्त संदर्भों में आदि विकल्प में लहुरा देव रहता था, तो उपयुक्त में विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आंसर सी हो जाता। अब ये भी ऑप्शन में है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, आप लोगों में बता दूं कि आप लोग कुछ इंप्रूवमेंट इसमें चाहिए या और किसी तरह से आपको वीडियो की ज़रूरत है या आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं वो लेके आऊँ कंटेंट। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो बताइएगा। और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं जो भी आपके काम की है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे इसमें लोथल, हड़प्पा है और 2 ऑप्शन ऊपर देखते हैं। हाँ, मेहरगढ़ भी है। ठीक है, मुंडी का आ गया, लेकिन यहाँ से प्राप्त है मेहरगढ़ से। सेम क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया, उसके बाद ये पूछा गया 2010 में यूपीपीसीएस मेंस, और ये यूपीपीसीएस मेंस दोनों एक ही हैं। ठीक है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? तो वो कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं। ये देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, अभी 2-4 साल पहले, 5 साल पहले की, 6 साल पहले की बात है। भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन आया है, चावल कहाँ से के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न तो जाता है ये। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, प्राचीनतम प्राप्त कृषि के अन्न जौ है और धान है, तो धान तो नहीं है, गेहूँ था। ठीक है, धान की जगह गेहूँ था। बाकी इसमें धान दे रखा है, तो ये हाँ, ये भी सही है, धान भी थे। देखते हैं अभी आगे। सी ऑप्शन दे रखा है इसमें, सी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक काल में संबंध में सांस्कृतिक विरासत धनी रहा है। जानते कि प्रदेश के बेलन घाटी नदी क्षेत्र में स्थित कोलडीहवा में लंबे समय तक विश्व की धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। हाँ, यूपी की बात करना है स्पेसिफिक। हाँ, तो ठीक है, यूपी में धान की खेती मिले थे, मुझे लगा और वर्ल्ड लेवल पे बात करता है, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे, बट ये यूपी की बात है। तो ठीक है,
हाँ, दोनों सही हैं फिर इसमें। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में का भाग है, अतः एक सही है। उत्तर प्रदेश की उत्खनन स्थलों से प्राचीनतम 7 कृषि अन्न जौ और धान के साच मेहरगढ़ एवं धान के साच कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माँ संतोषी एजुकेशन IAS को। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो मेहरगढ़ में मिलते हैं। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम साच जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाण की तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं काली बंगा के प्राचीनतम प्रमाण प्राचीनतम तिथि जो क्रमशः है वो 4000 ईसा पूर्व से 35000 ईसा पूर्व है, अतः विकल्प डी सही है। किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो वो बागौर में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के लगभग प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के स्थित बागौर में मिलते हैं। तो ये बागौर कहाँ पे है, ये RJ राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राजस्थान में है। कहाँ पे, बागौर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसको चाल कौथिक युग भी कहा जाता है, तो वो ताम्रपाषाण को कहा जाता है। ये 2044 BPSC में पूछा आ चुका है। देख रहे हैं BPSC में कितना से क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं इसमें। आहार सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गाड़ना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का कम आहार वालियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभान मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसमें कौन सा गलत है, इसमें गलत है ये चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान विशेष है, तो ये RSP में पूछा जा चुका है, 2021 में का क्वेश्चन है ये। थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। देखिए, यही वो बोला कि परिचित नहीं थे, तो वो इन सबसे परिचित थे। आहार एक अन्य नाम ताम्बवंती भी है। ठीक है, आहार का जो दूसरा नाम है वो ताम्बवंती भी है। तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभान की प्राप्ति हुई है, जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक पूरा स्थल है से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। UPPCS 2008 में पूछा जा चुका है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD संकालिया ने किया था। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है का उत्खनन डेकवर्स कॉलेज जो कि पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थान महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है, जिसकी लगभग 1500 से 1300 ईसा के मध्य की निर्धारित की गई थी। नवदा खोली किस राज्य में है, तो भी हमने ऊपर देखा ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। वृह पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो ये मृतक को दफनाने के स्थान पर के रूप में की गई थी। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे
शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन और अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएँ और मोहिर। तो ये सारे इसके और भी नाम रखे गए हैं। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से स्थित है, इसका संबंध है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेलेरी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया है यहाँ पर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग सुना ही होगा आपने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुलगंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के शैल क्षेत्र से चित्रकला से श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के संबंध में प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका में पाए गए हैं। देखते हैं। हाँ ठीक है, भीमबेटका में पाए गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र को प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो बी.एस. वाकणकर ने की थी। 2020 में आ चुका है यूपी पीसीएस 3 में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वाकणकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों का विश्व की विरासत स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने खोजा था। वाकणकर ने भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, जो कि एमपी के लोक सेवा आयोग विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया गया, अतः इसका न्यूनतम आंसर सी होगा। गैरिक मृदभान पात्र ओसीसी का नामकरण हुआ था, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दोआब सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसमें अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण गौरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरा स्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। तो बीबी लाल के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई थी। ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण संस्कृति जोरबे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थल में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट बुर्जहोम नवपाषाण कालिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुए हैं। गर्तावास में भी यह प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम में मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिएगा, कौन से क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे गए हैं, तो वो आपका फोकस एरिया होगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या यूपीएससी हो, या कोई आरएस हो, या एनी कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, उसमें स्पेशल उस टॉपिक पे ध्यान देंगे और उसको अच्छे से कवर करेंगे आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करना है इसमें। ठीक।
ठीक है। तो जो पूरा पाषाण काल है, ये भीमबेटका, बुर्ज होम, बनास, ये सोन नदी में मिलेगा, ठीक है। ये सोहन घाटी जो है पूरा पाषाण का वहाँ से मिला है। और ये नवपाषाण काल जो है वो बुर्ज होम से। उसके बाद जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल ये बांसी घाटी, और बचा क्या हमारा ये भीमबेटका। हाँ, तो ये सही ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या है। ए का 4 ये रहा, और ऊपर देख लेते हैं क्या कहीं है। ए का 4 और किसी में नहीं है। ये आंसर, हाँ ठीक है, बी है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एक बार सही मिलान देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल सोहन घाटी, मध्य पाषाण काल भीमबेटका, नव पाषाण काल बुर्ज होम, और ताम्र पाषाण काल बाराणसी घाटी। ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 में। इसमें मेरी सूची सम्मिलित करनी है हमें। सूची 1, सूची 2 सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ये पुरातत्व स्थल है और ये वर्तमान स्थल है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी दे रखा है, ठीक है। देख लेते हैं इसका सही क्या मिलान है। जो नवासा है वो महाराष्ट्र में है, जो ईसमपुर है वो कर्नाटक में है, और जो डिडवाना है वो राजस्थान में है, और जो गुडियाम गुफा है वो तमिलनाडु में है। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना आप लोग नहीं जाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो बनती है, आपके लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने का मन करता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। निम्नलिखित नियमों से विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थल और ये ख्याति के कारण, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ दे रखा है डी, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3, और ये गलत है। देखते हैं अभी आगे। बुर्ज होम नामक नवपाषाण काल पुरातत्व स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरातत्व में गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है, एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है जो कि विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यह ऐतिहासिक काल की टेराकोटा कला का उदाहरण प्राप्त हुआ है, क्योंकि तत्कालीन शिल्प कौशल असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है, ठीक है। गणेश्वर में राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरातत्व से दोहरी पेचदारी सिरे वाली ताम्रपाषाण बड़ांग मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही आंसर हो जाता है। विंध्य क्षेत्र में के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो वो लेखैया से मिले हैं। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालिक के लघु उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और तथा कुछ अधिकांश क्षत और विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी। नीचे दिए गए कथन पर को ए से और दूसरे आर कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग के लोगों का नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरम स्तर पर थी। इसमें कथनों का कारण दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, जो विंध्य क्षेत्र है उसमें पाषाण युगीन लोगों ने नूतन और भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था, ठीक है। उसके बाद जो कारण क्या बोल रहा है, कारण बोल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो मानव जो इस काल में जो शुष्कता का चरण था वो चरण सीमा पे जा रहा था, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर ए होगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। जे.आर. शर्मा ने सराय नहाय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी
क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, तो ये सही था। ये क्वेश्चन आया था 2016 में यूपी ARO मेंस में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों किसका संकलन कार्य था? तो ये संस्कृति मंत्रालय का था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। झारखंड PCS में तो हर जगह में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ये आप लोग पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंदर स्वायत्त निकाय संगठन काम करता है। ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, MBPC 2019 में पूछा जा चुका है। हाँ, तो हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके बाद आगे और भी जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपसे ही सब कुछ है, आप ही जनता जनार्दन है। आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें जिससे और इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।